इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 75 के बारे में और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे वाले चैप्टर अगर आपको समझने हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 75 से जो है वो आना चाहिए। अदरवाइज़ आप आगे वाले चैप्टर्स नहीं समझ सकेंगे और आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी के फंक्शंस की जो कोऑर्डिनेशन के लिए ना आपको कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो है वो केमिकल मैसेंजर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी आपके सेल के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके लिए एक पूरा सेल केमिकल मैसेंजर्स हैं। जो आपकी टिश्यू के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, ऑर्गन्स के अंदर और बॉडी के दूसरे पार्ट में जो कम्युनिकेशन हो रही है, फिर वो कम्युनिकेशन एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे जिस तरीके से पहुंच रही है उसके लिए जो है कुछ केमिकल मैसेंजर्स चाहिए होते हैं। यानी काम सेल्यूलर लेवल पर होता है, फिर वो सेल्यूलर लेवल से टिश्यू के लेवल पे पहुंच जाता है, फिर वहाँ से वो ऑर्गन के लेवल पे हो रहा होता है, फिर वहाँ से पूरी बॉडी में जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन, इंपॉर्टेंट और पढ़ने में मुश्किल और समझने में मुश्किल जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन है, जिसकी हम डिटेल से बात करेंगे। और अगर आपने जीआई वाली वीडियोस देखी होंगी तो ये आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन्स के अंदर यानी आपके नर्व सेल्स के अंदर होते हैं, जो एक एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे एक्सॉन टर्मिनल तक बीच में एक एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे एक्सॉन टर्मिनल पर जो है मैसेजेस पहुंचाता है, मैसेज का काम पहुंचाने का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर नाम से पता चल रहा है कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो है मैसेजेस जो ट्रांसमिट करवाए उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स का काम क्या होता है, इसकी एक बहुत कॉमन बात और जो बेसिकली बच्चे पूछ जाते हैं वो आपने याद रखनी है कि सीक्रेट एक जगह पे होगा, सर्कुलेट होता 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 जाएगा और साइट ऑफ एक्टिवेशन पे जाके फिर काम करेगा। यानी वो सीक्रेट होगा, समझ लें आपके हाइपोथैलेमस में, और उसने ब्लड के थ्रू जो है वो घूमते घूमते जाना है और आपके जीआई पे जाके काम करवाना है। ठीक है, इस तरीके की बात है इसके अंदर। तो एंडोक्राइन हार्मोन जो होते हैं वो आपके ब्लड सेल में जो है वो घूमते रहते हैं और फिर टारगेट सेल पे जाके यानी एक लोकेशन पे सीक्रेट होंगे, दूसरी लोकेशन पे जाके काम करेंगे। अब न्यूरो एंडोक्राइंस वो हार्मोन्स होते हैं जिनको न्यूरॉन सीक्रेट करवाते हैं, यानी न्यूरॉन्स के स्टिमुलस से वो हार्मोन सीक्रेट जो होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइंस। पैराक्राइंस वो होते हैं जो सेल के अंदर सीक्रेट होते हैं और जाके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है वो जो दूसरा बराबर वाला जो सेल है ना उस पर जाके अटैच हो जाते हैं। यानी एक सेल से दूसरे सेल में जो है इनकी सीक्रेशन जो वो सेल जो एक सेल से दूसरे सेल में जाके सीक्रेट हों या सीक्रेशन करें आर सीक्रेटेड बाय सेल इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड अफेक्ट नेबरिंग सेल्स। जो अपने बराबर वाले नेबर सेल के पास जाके अफेक्ट करे अपनी सीक्रेशंस का, उसको हम कहते हैं पैराक्राइन। और जो जाके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ऑटोक्राइंस उसको कहते हैं जो जाके ईसीएफ में जाए और जाकर अपने जैसा एक और सेल बना दे। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन। तो पैराक्राइन और ऑटोक्राइन की समटाइम्स डेफिनेशन आ जाती है या फिर ऐसे ही वाई में पूछ लेते हैं। तो सिंपली आपने ये कहना है पैराक्राइंस वो होते हैं जो अपने सेल से सीक्रेट होकर बराबर वाले सेल पर जाकर असर करते हैं, और ऑटोक्राइंस वो होते हैं जो सेल से निकल के और अपने जैसे एक और कार्बन कॉपी बना लेते हैं। साइटोकाइंस जो पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं जो जैसी जो सेल सीक्रेट करता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो इसलिए कुछ भी काम कर सकते हैं। यानी वो साइटोकाइंस पेप्टाइड साइटोकाइंस जो सेल में से सीक्रेट होते हैं आपके ईसीएफ यानी सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पड़ा हुआ होता है उसमें सीक्रेट होते हैं, और ये कोई भी काम कर सकते हैं। वो जाके शायद बराबर वाले सेल पे अटैच हो जाएं, वो चाहे तो अपने जैसा एक और बना लें, या फिर वो एंडोक्राइन हार्मोन्स को सीक्रेट कर दें। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारा जो एंडोक्राइन वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसकी थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है। वैसे जो आपके साइटोकाइंस के एग्जांपल में आपको याद होनी चाहिए कि ये इंटरल्यूकाइंस और दूसरे लिम्फोकाइनेज जो है वो इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके साइटोकाइंस की। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपके न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाइपोथैलेमस के लेवल पर जो है वो आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपके पास एक्सोन टर्मिनल होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहे होते हैं, फिर वहाँ से जा रहे होते हैं मीडियन एमिनेंस में। ठीक है, और वहाँ से वो कुछ हार्मोन्स की सीक्रेशन करवाता है, यानी नर्व इम्पल्सेस हाइपोथैलेमस से आ रही हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और फिर जाके आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो काम कर रहा है। इसको हम ट्रू ग्लैंड्स नहीं बोलते क्योंकि इसके अंदर से खुद जो है वो हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं कर रहा होता है। ये हाइपोथैलेमस के जो ग्लैंड्स होते हैं वो निकलकर सिर्फ सीक्रेट इस जगह से होते हैं, वो बनते किसी और जगह पे हैं। उसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बल्कि मैंने जो पीछे जो वीडियोज़ बनाई हैं जीआई की उसके अंदर ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं।
ठीक है। यहाँ पे वही बात करें कि जो आपके एंडोक्राइन के हार्मोन्स हैं ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और फिर जहाँ पे उसको काम करना होता है वहाँ जाकर काम करते हैं। अब आपके पास दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं, एक तो वो जो पूरे जिस्म पे कहीं पे भी जाके काम कर लेते हैं, एक वो जिनका जो पाथ होता है वो स्पेसिफिक होता है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम हार्मोन इफेक्ट वन टाइप ऑफ सेल और एंड सम इफेक्ट ऑल बॉडी सेल्स। यानी कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका काम ये है कि उन्होंने नील की ग्रोथ करवानी है, तो पूरी बॉडी पे तो नील नहीं होते ना, तो जहाँ पर भी नील होंगे वो जाके वहाँ पे काम करेगा। जबकि दूसरे का काम क्या है कि जो बॉडी हार्मोन जो पूरी बॉडी है उसकी ग्रोथ करवानी है। अब आप बोलेंगे पूरी बॉडी की ग्रोथ कैसे, कि यानी जब आप छोटे होते हैं तो आपको पता है आपके बोन्स के जो नंबर है वो 206 नहीं उससे ज़्यादा होते हैं, तो बाद में जो है वो एक दूसरे के अंदर वो सबमर्ज होते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो है वो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। तो जब तक कि वो सारे के सारे जो बोन्स हैं वो डिफ्यूज़ नहीं हो जाते, ग्रोथ हार्मोन काम करता रहता है और उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर और प्रोटीन की डिपोजिशन जो है वो करवाता रहता है। ठीक है। कैल्शियम का तो काम खैर कैल्शियम करता है, लेकिन जो आपके प्रोटीन की डिपोजिशन का काम है और आपके जो एपिफेसिस के ऊपर जो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो उसके ऊपर मल्टी कैल्शियम लेयर का जो काम जो करवाता है, मल्टी प्रोटीन लेयर बनाने का काम जो करवाता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन है। तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके बोन्स बड़े होते रहते हैं और आपकी स्किन वहीं पे रहती है, नहीं। जैसे जैसे आपके बोन्स बड़े होते रहते हैं आपके मसल्स भी ग्रो करते हैं, आपकी स्किन भी ग्रो करती है। तो ग्रोथ हार्मोन ने यानी आपकी मतलब पूरी ही बॉडी के मसल्स भी ग्रो करवा दिए और पूरी बॉडी के आपकी स्किन भी ग्रो करवा दी। अगर ऐसा होता ना कि आपके खाली बोन ग्रो कर रहे होते, एपिफाइसिस बढ़ता जाता और तो आप क्या होता है आपकी हड्डी पाँव से निकल के कहीं चली जाती और आपकी खाल लटक रही होती यहाँ वहाँ पे, क्योंकि वो गोश्त कम पड़ जाना था ना फिर। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, बोन्स को भी ग्रो करवाएंगे, आपके मसल्स को भी। जबकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अपनी ही जिनका जो स्पेसिफिक जगह है वो वहाँ पे जाके काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जो ग्रोथ हार्मोन की जो एग्जांपल इसमें इन्होंने दी हुई है, इन्होंने थायरॉक्सिन की दी हुई है। ठीक है। और कुछ का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के कुछ केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं ना उनको स्टिमुलेट करवाना होता है या उनको बढ़ाना होता है या कम करवाना होता है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास 3 किस्म के हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। 3 जनरल क्लासेस हैं, एक तो है प्रोटीन, दूसरे हैं स्टेरॉइड्स और दूसरे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन वाले की बात हो रही है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स, वो मैंने अभी आपको बात की कि वो इन हार्मोन्स के अंदर आपके एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जितने भी वो जो इंसुलिन, ग्लूकागोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं। जबकि स्टेरॉइड के अंदर आपके एडर्नल कॉर्टेक्स के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी होते हैं मेल फीमेल के अंदर, वो सारे इंक्लूड होते हैं। और आपके अमाइनो एसिड के अंदर ट्रायोसिन, जैसे कि थायराइड, T3, T4, एडर्नल मेडुलाई के अंदर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये सारे जो होते हैं ये इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से अपनी एंडोक्राइनोलॉजी के जितने भी आपके क्या कहना चाहिए कि हार्मोन्स हैं उनकी रिवीजन कर लें, तो आपको ये जो चार्ट है पूरा, अगर आप ये पूरा 75.1 याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, अगर आपका BCQs वाइज पेपर बनता है तो। और वैसे भी अगर आपको ये याद हो गए तो आप कोई BCQ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बेसिकली या तो हार्मोन और हार्मोन का फंक्शन ही करना है ना, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपके जहन में रह जाए। हम चैप्टर 76 पढ़ चुके हैं, इसलिए हम हाइपोथैलेमस भी पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर आपके पास हमने बताया कि एंटीरियर पोस्टीरियर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। तो अभी मैं आपको याद दिलाऊँ कि आपने भी पढ़ा है कि जो थायरॉयड ग्लैंड होता है, जो अब हमने भी यहाँ पे पढ़ा है कि डेरिवेटिव्स क्या हैं अमाइनो एसिड्स के, थायराइड और थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है वो ये थायरॉक्सिन T3, T4 मौजूद है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चैप्टर 76 में हमने ये पढ़ लिया है। तो ये जितने आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर मिक्स ग्लैंड मौजूद होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स के टाइप वाले ग्लैंड जो मौजूद होते हैं। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके हाइपोथैलेमस के अंदर थायरोप्रोटीन रिलीजिंग हार्मोन होता है, जिसका काम क्या होता है कि आपके जो है वो थायराइड हार्मोन को जो है वो रिलीज़ करवाए और प्रोलैक्टिन को। ठीक है। थायरोप्रोटीन हार्मोन का नाम क्या है, थायरोप्रोटीन, और इसका काम थायरोप्रोटीन रिलीजिंग हार्मोन, और ये क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। दूसरा कौन सा है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये क्या करवाता है, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को जो है वो रिलीज़ करवाता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, यानी रिलीजिंग है तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा, और इनहिबिटरी है तो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को रुकवाएगा कि अब ज़्यादा
मतलब एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ हो, उससे ज़्यादा ना हो जाए, वो वाली बात है आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। गोनेडोट्रोपिन का काम क्या होता है? कॉजेज रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर फीमेल्स के अंदर और भी ओवरीज और मेल्स के अंदर टेस्टिस की जो डेवलपमेंट है वो होती है। डोपामिन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कहता है? इनहिबिट्स रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का जो रिलीज़ है उसको कम करवाता है, यानी जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतनी में उससे ज़्यादा ना हो जाए। अभी यहाँ पे अभी तो हमने हाइपोथैलेमस के पढ़े, TCG4 हम TCG4 के नाम से हम इसको याद करते हैं। आप चाहें तो जो भी इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हमें जो नेक्स्ट वीडियोज़ हम बनाएंगे ना उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। आगे चैप्टर जो है वो इसी के बारे में आपको सुना सुना लगेगा, एक चीज़ 2 बार रिपीट होती है तो याद हो जाती है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन से आते हैं? ग्रोथ हार्मोन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस जो आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो हमने पहले बात की कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस सिंपल सी बात है कि आपके जो मसल्स हैं ना प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो आपके मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। आपकी पूरी बॉडी में जितनी भी बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनकी डेवलपमेंट में मदद करता है आपके ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ये मेजर फंक्शन लिखे हुए हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? कि स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये आपके थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस भी करता है और वो सीक्रेट हो उसका स्टिमुलस भी यही दे रहा होता है। ठीक है, अब ये है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या है कि ये सिक्रेशन भी करवाए एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन की, और साथ में स्टिमुलेट भी करे कि ये निकले और अपना काम करे। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं? कोर्टिसोल और एड्रेनोजेंस एंड एल्डोस्टेरोन। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? कि ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट करवाता है और मिल्क के सिक्रेशन करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन causes the growth of follicle of ovaries and sperm maturation of Sertoli cells of testis। ठीक है, ये बात हो गई थी। लुटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? कि टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस करवाए। टेस्टिस स्टिमुलेट ओव्यूलेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटेनम, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या होता है? इसके अंदर होता है ADH या फिर हम इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको चोट लग गई है या एक्सीडेंट हो गया और आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है और खून बहुत ज़्यादा बह गया है, तो बॉडी के अंदर अपना एक मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए जिसको जो है वो ATH हार्मोन कंट्रोल करता है। ये क्या करता है कि आपकी जो वेसल्स होती है ना उसको कंस्ट्रिक्ट करवा देता है, और आपके अंदर अगर आपने पानी कुछ पिया हुआ है और वो यूरिन की तरफ जा रहा है बॉडी से सीक्रेट होने के लिए, तो उस पानी को वापस से जो है वो बॉडी के अंदर से रिलीज़ होने से बचाता है, उसको वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब करता है और आपके ब्लड का जो लेवल है बॉडी में उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो होती है ना वो प्रोलैक्टिन को और ऑक्सीटोसिन को लेकर वो ये होती है कि प्रोलैक्टिन जो होता है ना वो फीमेल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाता है, उसमें से मिल्क को सीक्रेट करवाता है। जबकि मिल्क सीक्रेट तो हो गया, वो बाहर कैसे निकलेगा उसका जो मैकेनिज़्म है जिसको हम सक्लिंग इफेक्ट जो भी हम बोलते हैं, वो सारा काम जो है वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। क्योंकि मिल्क ऐसे ही नहीं निकल रहा होता ना, मिल्क बन जाता है ब्रेस्ट के अंदर, लेकिन निकलने के लिए जो स्टिमुलेशंस चाहिए होती हैं वो सारा काम जो कर रहा होता है वो ऑक्सीटोसिन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कहीं से भी बनाता नहीं है मिल्क को, ये सिर्फ इसको स्टिमुलेट करके सिर्फ इजेक्ट करवाता है। ठीक है, बनाने वाला सारा काम प्रोलैक्टिन कर रहा होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन T4 और T3। इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन आपकी बॉडी बोन्स के अंदर कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है उसको बढ़ाता है, और इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो आपके कैल्शियम बेचारे फारिग घूम रहे होते हैं उनको लेकर आता है और कहते हैं कि जाओ बोन में जाओ, वो कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, cortisol has multiple metabolic function for controlling metabolism of protein, carbohydrates and fats. Also has anti-inflammatory effects। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज रेनाल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम सिक्रेशन, हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन। तो ये भी हेल्प करता है आपके जो यहाँ पर फंक्शन है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अगर लो हो रहा है, उसके अंदर कमी हो रही है, तो ये उसमें आपकी हेल्प करता है। ये क्या करता है कि सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम को सिक्रेट करता है, और आपके हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उसको भी सिक्रेट करता है। तीसरा आ गया एड्रिनल मेड्यूला के, जो हमारे पास मतलब ये लोकेशन है एड्रिनल मेड्यूला, यहाँ पर होते हैं नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इनका भी सेम
इफ़ेक्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के और आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल करना। पेनक्रियास के अंदर से निकलता है इंसुलिन और ग्लूकागोन, और इनका काम क्या होता है कि ये मतलब प्रोमोट ग्लूकोज एंट्री इन मैनी सेल्स एंड इन दिस वे कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इंक्रीजेज सिंथेसिस ऑफ एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर इनटू द बॉडी फ्लूइड, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। सिंपल। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ये है कि कैल्शियम कंट्रोल सीरम कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द गट एंड किडनीज रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। तो जब भी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह, तो अगर आप नहीं ले रहे हैं वैसे कैल्शियम, तो वो आपका कैल्शियम जो उसको डेली नीड के लिए चाहिए वो आपके बोन्स से लेकर और जाके जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ पर देगा। पैराथायरॉयड का ये काम है, ठीक है। तो कभी कभी जिनको ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की, तो ये उनको इशू होता है कि उनको पेन भी बहुत रहती है और उनके बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और उनको जो यूरिक एसिड की वजह से एथराइटिस वगैरह हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है टेस्टोस्टेरोन की। प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो है वो डेवलपमेंट करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन। कहाँ पे मौजूद होते हैं? टेस्टिस में, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरीज में होते हैं, और इसके बारे में सबको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, जिसकी वजह से आपको अगर मतलब दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे की चीज़ें समझ में ना आए, वो यहाँ पे ये बात करें कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं। एक तो हमने बात की कि एक हार्मोन जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में काम कर रहा होता है, और एक जो होता है पूरी बॉडी में काम कर रहा होता है। अब एक टाइप यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत मतलब विद इन सेकेंड्स काम करते हैं, जैसे नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ब्लड कम पड़ा तो ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल करने के लिए फ़ौरन से विद इन सेकेंड्स इसने वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाई और आपके जो ब्लड प्रेशर था उसको नॉर्मल कर दिया। लेकिन कुछ हार्मोन जैसे कि थायराइड ऐसे होते हैं जो जिनको सालों लग जाते हैं काम करने में, वो बहुत सुस्ती से काम करते हैं। अब इसके जो दो टाइप्स के हार्मोन है, फास्ट और स्लो, इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। एक तो रीज़न इसका ये होता है कि या तो हार्मोन्स की जो सिक्रेशन होती है, अगर वो जल्दी हो गई, ज़्यादा हार्मोन जल्दी से सिक्रेट हो गए तो अपना काम मज़े से जल्दी से कर लेंगे। लेकिन अगर उसकी सिक्रेशन ही वो है वो 1 ग्लूकागॉन 1 जो है वो पिकोग्राम के हिसाब से हो रही, यानी कि 1 मिलियंथ ऑफ अ ग्राम, 1 ग्राम का 10 लाखवें का भी 10 लाखवें का 10 लाखवें हिस्से के बराबर, इतनी कम क्वांटिटी में अगर आपके ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स की सिक्रेशन हो रही है, फिर आप अंदाज़ा करें कि वो हार्मोन काम कितने स्लोली करेगा। यानी कि हार्मोन्स की जो स्पीड है काम करने की डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सिक्रेशन एंड सर्कुलेशन इन द ब्लड, ठीक है। मतलब सर्कुलेशन तो जब होगी ना, जब वो सिक्रेशन अच्छे से होगा। अब नेगेटिव हार्मोन फीडबैक का क्या काम है? वो सिर्फ ये करता है आपका नेगेटिव फीडबैक सिंपली कि कोई भी हार्मोन की ओवर एक्टिविटी की वजह से आपके सिस्टम के अंदर कोई नुकसान ना हो जाए, तो नुकसान हो उससे पहले अगर लेवल बढ़ जाए उस हार्मोन का, या बढ़ने की तरफ आ जाए, या नॉर्मल जितना उसको चाहिए था उतना हो गया है, तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू अपना जो काम है वो करना बंद कर देता है और हार्मोन की सिक्रेशन को जो है वो रोक देता है। इसमें सिंपल सी ये बात है, ज़्यादा इसको आगे नहीं घसीटेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड। अब हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक होता है प्रोटीन बाउंड, ठीक है। अब वो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ठीक है। तो अब जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होता है, जैसे कि पेप्टाइड और जो कैटेकोलामाइंस जो होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर जो है वो इजीली घूम लेते हैं और जिस टिश्यू पे उनको जाके काम करना होता है वो उस पे जाके काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पानी आपके जो प्लाज्मा में होते हैं, प्लाज्मा से वो जाते हैं आपके कैपिलरीज़ में डिफ्यूज़ होते हैं और वहाँ से इंटेस्टिनल फ्लूइड में जाते हैं और आके अपने जो उनका काम जिस सेल पे करना है उस सेल पे काम कर देते हैं। जबकि स्टेरॉयड और थायराइड जो कि स्लो काम करते हैं, उनका क्या मसला होता है बेचारों का कि उनके ऊपर प्लाज्मा प्रोटीन की एक मतलब वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं, ठीक है। यानी आपके जितने भी क्या कहना चाहिए कि आपके स्टेरॉयड और थायराइड जो उनमें से 90% जो होते हैं ना वो सारे ऐसे ही होते हैं, और सिर्फ 10% जो होते हैं वो फ्रीली घूम रहे होते हैं सोल्यूशन के अंदर। तो यानी क्वांटिटी तो इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी इनकी वाटर सोल्यूबल हार्मोन से ज़्यादा क्वांटिटी इनकी होती है प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड की, लेकिन एक्टिव क्योंकि ये होते हैं, क्योंकि भाई जब तक इनको इसका स्पेशल रिसेप्टर नहीं मिलेगा ना,
तब तक ये काम नहीं करेंगे, तब तक ये बेचारे ऐसे ही फारिग घूमते रहेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही रीज़न है कि इनके ऊपर प्लाज्मा प्रोटीन मतलब इनके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, ये अपना काम नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो अब ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि भाई तुमसे हम कोई काम ले ही नहीं सकते, तुम फारिग हो तो हमने तुम्हारा करना क्या है। जबकि ये जो है वो भले थोड़े से ही हैं, 10-12 ही हैं, लेकिन इनको जब इनकी ज़रूरत होती है ऑन द स्पॉट आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, तो ये एक्टिव हैं। तो इम्पॉर्टेंस के हिसाब से जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो बाउंड नहीं होते, जो ECF के अंदर फ्रीली घूम रहे होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो एक्टिव कहलाते हैं। और जबकि जो क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा तो ये वाले होते हैं ना प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, पर ये किसी काम के नहीं होते। और ये अब जब तक इनको इनका स्पेशल रिसेप्टर नहीं मिलेगा, ये काम नहीं करते, एक्टिवेट नहीं करते, तो इनको हम इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 मसले हैं कि ये हार्मोन्स ब्लड में से क्लियर कैसे होंगे। ठीक है, एक तो ये कि हम इनकी सिक्रेशन का रेट ही कम कर दें, दूसरा ये कि इनको किसी तरीके से रिमूव कर दें। अब यहाँ पे एक बात जो है वो आपको समझने की ये है कि अब आपका जो हार्मोन्स आर क्लियर्ड फ्रॉम प्लाज्मा इन सेवरल वेज, आपके प्लाज्मा से हार्मोन मुख्तलिफ तरीके से जो वो क्लियर हो सकता है। अब जो आपका जो वाटर सोल्यूबल है वो तो इजीली बड़े आसानी से बाइल लिवर के थ्रू या किडनीज़ के थ्रू जो है वो यूरिन की शक्ल में निकल जाएगा अपना काम कर आके, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा है ना, जो प्रोटीन बाउंड है, वो बेचारा घूमता रहेगा, अपने रिसेप्टर्स को ढूंढता रहेगा, जब जाके उसको रिसेप्टर मिलें, फिर वो अपना काम करे, फिर वो निकले। तो आप बताएं कि जो फ्री घूम रहा था उसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा होगी या जो प्रोटीन बाउंड था उसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है कि पेप्टाइड हार्मोन कैटेकोलामाइन जो होते हैं, इनकी हाफ़ लाइफ कम होती है, क्योंकि ब्लड में आज़ादी से घूम रहे होते हैं, इनको कोई भी पकड़ के अपना काम करा लेता है, बाद में इनको डिग्रेड कर देता है और ब्लड से जो है ना ये एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू, लिवर के थ्रू जो है वो जल्दी से काम कर आके सीक्रेट होकर ख़त्म हो जाते हैं। जबकि जो ये वाले होते हैं ना प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ये जो है वो इनके जो हाफ़ लाइफ होती है वो 1 से 6 दिन की भी होती है। यानी जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो इनका मैक्सिमम 20 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक जो है वो ज़िंदा मतलब ये मौजूद होते हैं आपके ब्लड में, उसके बाद ये काम करके फारिग होकर चले जाते हैं। जबकि जो ये प्रोटीन प्लाज्मा बाउंड जो होते हैं, इनको जो है वो 1 से 6 दिन या 7 दिन भी लग जाते हैं, ये ब्लड में पड़े रहते हैं। जब आता है इनका रिसेप्टर, उससे फिर जाके उससे मिल के अपना काम करके फिर जो है वो निकलते हैं। तो इनकी हाफ़ लाइफ जो एडर्नल स्टेरॉइड्स की है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो वाटर सोल्यूबल जो होते हैं इनकी हाफ़ लाइफ कम होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि जो ब्लड में फ्री घूम रहे होते हैं, एक्टिव ये होते हैं, ठीक है, नाम भी इसका आप बार बार सुनेंगे, लेकिन हाफ़ लाइफ इनकी कम होती है, क्योंकि जो जितना एक्टिव है वो उतना ही उससे काम करवा के ख़त्म कर दिया जाता है। और जो जितना स्लो है, जिससे कोई काम ही नहीं हो रहा, तो जो बंदा सुस्त होता है घर में ना, उससे कोई काम नहीं बोलता, तो वो पड़े ही रहता है कोने में। और जो बंदा एक्टिव होता है ना, जो मेहनती होता है, उसको ही मज़ीद घिसा जाता है। तो यहाँ पे वो वाला सीन है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो आपको चीज़ें समझनी थी वो यही थी। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 76, वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।